भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहां भी होगा हम वहां पहुंचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। मुझ पर अभी हल्की हल्की गुनूदगी तारी होने ही लगी थी कि एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये किसी आदमी की आवाज थी जो कुछ फासले पर किसी से बातें कर रहा था। फिर दो तीन आदमियों के बोलने की आवाजें आई। लगता था कि ये लोग बातें करते कॉटेज की तरफ आ रहे हैं। मैंने पहला काम यह किया कि सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। कैप्टन जमशेद को मीठी नींद से जगाने को मेरा दिल न चाहा। मेरे कान बाहर से आती हुई आवाजों पर लगे थे। ये आवाजें हमारे कॉटेज के पास आकर रुक गईं। फिर किसी के दरवाजे को अपनी तरफ खींचने की आवाज आई। मैं बिस्तर से उठा और दबे पांव साथ वाले कमरे में आ गया, जिसके दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। बाहर कोई आदमी उसी दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहा था। ये दो आदमी लगते थे। उनमें से एक ने अपनी जुबान में दूसरे को कुछ कहा। यह जुबान शायद तेलुगु जुबान थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु जुबान ही बोली जाती है। तमिल जुबान सूबा तमिलनाडु में बोली जाती है। मैं समझ न सका कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। इतना मालूम हो गया था कि वो दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कैप्टन जमशेद को जगा दिया। वो जल्दी से उठ बैठा और कुछ बोलने लगा था कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर वाले आदमी ताले में मुख्तलिफ चाबियां लगा रहे थे, मगर ताला नहीं खुल रहा था। मैंने अपने सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और हम दरवाजे की दूसरी जानिब उसी तरह खड़े हो गए कि अगर ताला खुल गया और जैसे ही कोई अंदर दाखिल हो उसे वहीं दबोच लिया जाए। बाहर खामोशी छा गई। दोनों ने आपस में कुछ बात की और फिर उनके कदमों के वापस जाने की आवाज आई। वो वापस चले गए थे। जब कदमों की आवाज दूर चली गई तो मैंने कैप्टन जमशेद से आहिस्ता से कहा, ये खुफिया पुलिस के आदमी ही हो सकते हैं। इसका मतलब है उन्हें हमारे ठिकाने का इल्म हो गया है। मैंने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये कोई चोर डाकू हो और घर को खाली देखकर चोरी करने आए हों। कैप्टन ने कहा, चोर होते तो ताला तोड़ देते। ये चोर नहीं थे, यकीनन खुफिया पुलिस के आदमी थे। मैंने कहा, खुफिया पुलिस वाले भी तो ताला तोड़ सकते थे। ये वापस क्यों चले गए हैं? कैप्टन जमशेद बोला, भाई जी, ये जगह हमें बदल लेनी चाहिए। कोई पता नहीं यहाँ कब पुलिस छापा मारने आ जाए। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कैप्टन का ख्याल दुरुस्त था। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने उसे कहा, यहाँ से इसी वक्त बाहर निकलकर दरख्तों में छुप जाते हैं, यहाँ खतरा है। हम उसी वक्त कमरे की खिड़की में से दूसरी तरफ निकल गए। अंधेरी रात थी। हम दरख्तों में ऐसी जगह छुप कर बैठ गए जहाँ से अगर कोई आदमी मकान के दरवाजे की तरफ जाता तो हमें नजर आ जाता। मेरे पास रिवॉल्वर था। कैप्टन जमशेद किचन में से एक आम चाकू ले आया था। दरख्तों के नीचे हमें मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया, मगर हम वहीं बैठे रहे और मच्छरों को भी मारते रहे। जब वहां बैठे हुए काफी वक्त गुजर गया और कॉटेज की तरफ कोई ना आया तो कैप्टन जमशेद कहने लगा, मेरा ख्याल है वो लोग अब नहीं आएंगे, हमें कमरे में चले जाना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर ये खुफिया पुलिस के आदमी होते तो अब तक पुलिस को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। ये कोई चोर उचक्के लगते थे। मकान का ताला ना खुल सका तो उन्होंने चोरी करने का इरादा बदल दिया और चले गए। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, मेरा ख्याल है हमें कुछ देर और यहाँ बैठे रहना चाहिए। कैप्टन जमशेद ने कोई एतराज न किया और हम दरख्तों की ओट में खामोशी से बैठे रहे। इतने में हमें कुछ फासले पर इंसानों के साए मकान की तरफ बढ़ते नजर आए। मैंने कैप्टन जमशेद को वो इंसानी साए दिखाए। वो भी गौर से देखने लगा। ये तीन इंसान थे जो झुककर बड़ी एहतियात से कदम उठाते मकान की तरफ आ रहे थे। उनका और हमारा फासला 20-25 कदमों का होगा। तीनों आदमी दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। साथ ही ऐसी आवाज आने लगी जैसे वो हथौड़ी से ताला तोड़ रहे हैं। ताला टूट गया तो दो आदमी अंदर दाखिल हो गए और एक आदमी बाहर ही खड़ा रहा। कैप्टन जमशेद आहिस्ता से बोला, मुझे तो ये चोर लगते हैं। मैंने उन लोगों को अंधेरे में बड़े गौर से देखने की कोशिश की थी। मुझे उनकी पुलिस की वर्दी नजर नहीं आई थी और उनमें से किसी के पास बंदूक या राइफल भी नहीं थी।
मैंने जमशेद को मशवरा दिया कि हमें उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए। अगर तो ये कुछ सामान वगैरह लेकर बाहर आए तो उनका चोर होना साबित हो जाएगा। बाहर जो आदमी पहरे पर खड़ा था उसके पास भी अंधेरे में कोई बंदूक वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी। बंदूक या राइफल होती तो अंधेरे में भी उसका धुंधला सा खाका नजर आ सकता था। 10-15 मिनट के बाद जो आदमी अंदर गए थे वो भी बाहर आ गए। उन्होंने एक एक गठरी उठा रखी थी। बाहर आते ही तीनों आदमी दौड़ पड़े और देखते देखते रात के अंधेरे में हमारी नजरों से ओझल हो गए। हम भी उठे और तेज तेज चलते मकान में दाखिल हो गए। मैंने माचिस जलाकर देखा। पहले कमरे में पहले भी कुछ नहीं था। लकड़ी के खाली खोखे वगैरह थे जो वैसे के वैसे फर्श पर इधर उधर पड़े थे। हम दूसरे कमरे में आ गए। मैंने यहाँ मोमबत्ती रोशन की तो देखा कि दोनों पलंगों के बिस्तर गायब थे। वहाँ बिस्तरों के सिवा और कुछ नहीं था। हम किचन में आ गए। हमने मोमबत्ती जलाकर देखा। किचन का तकरीबन सारा सामान गायब था। सिर्फ मिट्टी की एक हंडिया, एक सुराही, एक पुरानी केतली और एक गिलास ही बाकी रह गया था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, खुदा का शुक्र है कि ये चोर थे, खुफिया पुलिस के आदमी नहीं थे। हमने इत्मीनान का सांस लिया और लोहे के बगैर बिस्तर के पलंगों पर ही लेट गए। पंखा उसी तरह चल रहा था। उन चोरों ने छत का पंखा नहीं उतारा था। उसके बाद हम सो गए। सुबह उठकर दरवाजे को देखा, ताला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। थोड़ी देर बाद मैडम माधवी आ गई। उसे सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो सोच में पड़ गई। कहने लगी, यहाँ कभी कोई चोर नहीं आया। उन चोरों का आना खतरनाक साबित हो सकता है। आप लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने माधवी से कहा, मैडम हमारा वैसे भी इस शहर में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। तुम किसी तरह हमें इस शहर से बाहर निकालने की कोई महफूज तरकीब बता दो, फिर तुम्हें भी इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। माधवी कहने लगी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ, लेकिन हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए। तमिलनाडु की पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। उनमें इंटेलिजेंस के आदमी भी हैं। कैप्टन जमशेद बोला, इन हालात में तो हमारा इस शहर में ठहरना और भी खतरनाक है। क्या दरिया के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो जंगल और पहाड़ों में से होता हुआ दूसरे शहरों की तरफ निकल गया हो? माधवी कुछ गौर कर रही थी। कहने लगी, आप लोग आज का दिन यहाँ गुजारें। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी और कोई दूसरा रास्ता तलाश करूंगी, मगर तुम लोग इस मकान में नहीं रहोगे। पीछे दरख्तों के जखीरों में किसी जगह छुप कर दिन गुजारोगे। मैं शाम का अंधेरा होते ही आ जाऊंगी। मुझे यकीन है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। माधवी थैले में हमारे लिए खाने के लिए चावल वगैरह लाई थी। वो एम्बुलेंस में बैठकर वापस चली गई। हमने किचन में बैठकर थोड़े बहुत चावल खाए, सुराही में से पानी पिया और किचन से निकलकर पीछे कुछ फासले पर इमली और सुंबल के घने दरख्तों का जो जखीरा था, वहाँ झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गए। हमें वहाँ सारा दिन बैठना था। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। आसमान पर बादल छाने लगे थे। किसी किसी वक्त धूप भी निकल आती थी। किसी न किसी तरह हमने सारा दिन घने दरख्तों में बैठकर, कभी लेटकर और कभी इधर उधर टहल कर गुजार दिया। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे तो हम पिछली तरफ से होकर सबसे पहले किचन में गए। वहाँ हंडिया में हमने कुछ चावल बचा कर रखे हुए थे। थोड़े से चावल खाए और किचन में ही बैठकर माधवी का इंतजार करने लगे। जब शाम का मलगजी अंधेरा रात के सुरमई सायों में ढल गया तो दूर से वैगन की आवाज सुनाई दी। माधवी उसी एम्बुलेंस में आई थी। एम्बुलेंस की छत वाली सुरख और सब्ज रोशनियां बुझी हुई थीं। उसका सायरन भी खामोश था। उसकी हेडलाइट्स रोशन थी। एम्बुलेंस मकान की एक जानिब खड़ी हुई तो उसकी हेडलाइट्स भी बुझ गईं। माधवी वैगन की फ्रंट से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो हम भी किचन से निकलकर उसके सामने आ गए। माधवी कहने लगी, अंदर आ जाओ। हम दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। माधवी के हाथ में चमड़े का थैला था। उसने थैले में से चाय से भरी हुई थर्मस निकाली और थर्मस के प्याला नमा ढक्कन में उंडेल कर सबसे पहले कैप्टन जमशेद को दी। फिर बोली, चाय पीने के बाद आप लोग मेरे साथ जाएंगे। मैंने एक और जगह का इंतजाम कर लिया है। वैसे दिन के वक्त तो यहाँ कोई नहीं आया। मैंने कहा, कोई नहीं आया, वो लोग चोर ही थे। बिस्तर और बर्तन उठा कर ले गए। हाँ, माधवी ने कहा, अगर पुलिस के आदमी होते तो अब तक यहाँ छापा मार चुके होते। हमने बारी बारी गर्म चाय पी, फिर एम्बुलेंस में उसी तरह स्ट्रेचरों पर लेट गए। माधवी ने हमें नकली ड्रिप लगा दिए। एम्बुलेंस वहां से चल पड़ी। एक बार फिर वो मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर रही थी। एम्बुलेंस आधे घंटे तक चलती रही। उसके बाद एक तरफ को घूम कर खड़ी हो गई। माधवी ने आकर दरवाजा खोला। हमने ड्रिप उतार दिए थे। वो कहने लगी, आ जाओ। ये जगह एक ऐसा जंगल था जहाँ करीब ही दरिया बह रहा था।
दरिया की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। माधवी ने बताया कि हम लोग दरिया के ऊपर की जानिब बदरुई घाट से 6-7 मील आगे निकल आए हैं। उस तरफ दरिया थोड़े फासले पर बह रहा था। एक जगह अंधेरे में 2-3 झोंपड़े बने थे। माधवी ने कहा, ये झोंपड़े वीरान हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। तुम लोग यहाँ रहोगे, मैं तुम्हें सुबह शाम खाना वगैरह पहुँचा दिया करूँगी। हम वाकई इस बकबक से तंग आ गए थे, मैं ना रह सका। मैंने माधवी से कहा, मैडम इस चूहे बिल्ली के खेल से तो बेहतर है कि हम दरिया के साथ साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। मेरे पास रिवॉल्वर है, कैप्टन के पास चाकू है, हम दिफा कर सकेंगे। माधवी ने झोंपड़े में मोमबत्ती रोशन करके एक ईंट पर जमा दी। कहने लगी, मेरी तरफ से बेशक अभी निकल पड़ो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। आखिर मुझे क्या जरूरत है कि तुम्हारे लिए एम्बुलेंस लेकर मारी मारी फिरती रहूं। ठीक है, मुझे कैप्टन जमशेद अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा भारतीय पुलिस के टॉर्चर सेल में जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम लोगों को रोका हुआ है। मैंने माजरत के अंदाज में कहा, मैडम प्लीज ऐसा ना समझो, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुमने जानबूझकर हमें रोका हुआ है। बात दरअसल ये है कि हम बार बार जगह बदली करने से बोर हो रहे हैं। कैप्टन जमशेद ने भी माधवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। तुमने हमारे लिए, खास तौर पर मेरे लिए, जिस तरह अपना करियर और अपनी जान तक खतरे में डाली है, मैं उसे कभी फरामोश नहीं करूंगा। माधवी की काफी दिलजुई हो गई, वो मुस्कुराने लगी। कैप्टन जमशेद, मैं बड़ी साफ बात करने की आदी हूँ, यकीन करो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर मोहब्बत ना होती तो मैं कभी ये कदम ना उठाती। माधवी उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कैप्टन कि ये औरत तुमसे मोहब्बत करने लगी है, वरना तुम्हें जेल के जजीरे में फरार करवाने में काफी मुश्किलात पेश आ सकती थी और हम पकड़े भी जा सकते थे। माधवी झोंपड़ी में आई तो उसने अखबार में लिपटा हुआ एक पार्सल उठा रखा था। कहने लगी, इसमें बिरयानी है, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदी है। थर्मस में चाय भी मौजूद है, तुम्हारी रात आराम से गुजर जाएगी। मैं कल शाम के वक्त आऊंगी और मुझे यकीन है कि तुम लोगों के यहाँ से निकलने का कोई न कोई बंदोबस्त करके ही आऊंगी। माधवी थोड़ी देर बैठकर चली गई। हमने कागज का पार्सल खोला। अखबार के कागजों के अंदर केले के पत्तों में गरम गरम बिरयानी थी। आप जरूर सोचेंगे कि उस इलाके में बिरयानी कहाँ से आ गई। मैं उस इलाके में रहा हूँ और मेरी दास्तान सुनने वालों में से जो हजरात जनूबी हिंद के शहरों में रह चुके हैं, उन्हें मालूम होगा कि जनूबी हिंद में बिरयानी बहुत आम पकाई जाती है। होटलों, रेस्तोरानों, यहाँ तक के छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर बिरयानी के पार्सल आसानी से मिल जाते हैं। गाड़ी खड़ी होती है तो फेरी वाले लड़के पार्सल की आवाजें लगाते प्लेटफॉर्म पर नमूदार हो जाते हैं। उन्होंने केले के पत्तों में लिपटी हुई बिरयानी के पार्सल टोकरी में रखे होते हैं। आप केले के पत्ते हटाएं तो उनके नीचे गरम गरम बिरयानी निकल आती है, जिसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा खूब मसाले डाले होते हैं। ये खाना वो अरब ताजर अपने साथ लाए थे जो कदीम जमाने में बसरे की बंदरगाह से माल लेकर जहाजों के जरिए निकलते थे और हिंदुस्तान के जनूबी साहली शहरों से होते हुए मलाया और इंडोनेशिया और फिलीपीन तक तिजारत की गर्ज से जाते थे। ज़हूर इस्लाम के बाद उन ताजरों के साथ मुसलमान बुजुर्ग औलियाए हजरात भी जरूर आते थे। इन इलाकों में उन मुसलमान बुजुर्गों के जरिए इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। मालदीव और जनूबी हिंदुस्तान के साहली इलाकों में आज भी उस जमाने की कदीम मस्जिदें आबाद हैं और उन मस्जिदों में 5 वक्त की अजानों की सदाएं बुलंद होती हैं। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें